पिछले सेक्शन में हमने स्टैंडर्ड मैप और स्टैंडर्ड अनऑर्डर्ड मैप के हिडन आर्किटेक्चरल कॉस्ट्स को एक्सपोज किया था। हमने देखा कि कैसे थ्योरेटिकल बिग ओ नोटेशन पूरी कहानी बताने में फेल हो जाता है जब सॉफ्टवेयर रियल सीपीयू हार्डवेयर पर रन करता है। अब चलिए इस हार्डवेयर फर्स्ट रियलिटी चेक को इसके लॉजिकल एक्सट्रीम पर ले जाते हैं, दो सबसे फंडामेंटल सीक्वेंशियल कंटेनर्स को आमने सामने रखकर, यानी स्टैंडर्ड वेक्टर और स्टैंडर्ड लिस्ट। अगर आप एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करें तो डायनेमिक एरेज और डबली लिंक्ड लिस्ट्स के बीच का कंपैरिजन एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम की तरह दिखता है। मिडिल में इंसर्शन या डिलीशन के लिए स्टैंडर्ड लिस्ट ओ ऑफ 1 है, जिसमें बस कुछ पॉइंटर्स को अपडेट करना होता है, जबकि स्टैंडर्ड वेक्टर ओ ऑफ n है, जहां आपको जगह बनाने या गैप को क्लोज करने के लिए सभी सबसीक्वेंट एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है। रैंडम एक्सेस के लिए स्टैंडर्ड वेक्टर ओ ऑफ 1 है, जो कि डायरेक्ट ऑफसेट अरिथमेटिक है, जबकि स्टैंडर्ड लिस्ट ओ ऑफ n है, जिसमें आपको नोड दर नोड चेन पर वॉक करना पड़ता है। इस क्लासिकल समरी के बेसिस पर डेवलपर्स की जनरेशंस को एक सिंपल रूल सिखाया गया था कि अगर आप एक हैवी डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन के अंदर फ्रीक्वेंटली एलिमेंट्स इंसर्ट या डिलीट करने का प्लान कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड लिस्ट का यूज करें, ताकि आप मेमोरी शिफ्ट करने में टाइम वेस्ट न करें। मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस सिस्टम डिजाइन में वह रूल सिर्फ मिसलीडिंग ही नहीं है, बल्कि अक्सर पूरी तरह से गलत होता है। कंटेम्पररी हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर एक 1 मिलियन एलिमेंट वाले स्टैंडर्ड वेक्टर पर लीनियर स्कैन स्टैंडर्ड लिस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोसेसिंग लूप को रूटीनली डेसिमेट कर देगा। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग यह है कि एक स्टैंडर्ड वेक्टर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मिड पाइपलाइन इंसर्शंस परफॉर्म करना स्टैंडर्ड लिस्ट के थ्योरेटिकल लो ऑफ 1 पॉइंटर स्प्लाइसेस के साथ बिल्कुल वही काम करने की तुलना में सिग्निफिकेंटली फास्टर एग्जीक्यूट हो सकता है। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, हमें बिग ओ नोटेशन से आगे देखना होगा और एनालाइज करना होगा कि फिजिकल हार्डवेयर लेयर पर मेमोरी टोपोग्राफीज, सीपीयू एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस और हार्डवेयर मेमोरी कंट्रोलर्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, मेमोरी टोपोग्राफी कोलन एरे बफर्स वर्सेस स्कैटर्ड हीप नोड्स। यह समझने के लिए कि हार्डवेयर इन दो कंटेनर्स को कैसे देखता है, हमें मेमोरी में उनके एक्चुअल लेआउट को इंस्पेक्ट करने की जरूरत है। स्टैंडर्ड वेक्टर का लेआउट, इसके कोर पर स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ टी एक अल्ट्रा लाइटवेट स्टैक हैंडल है जो हीप मेमोरी के एक सिंगल कॉन्टिगुअस ब्लॉक को मैनेज करता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर एक वेक्टर को टिपिकली 3 रॉ पॉइंटर्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कोलन। ये C++ टेम्पलेट क्लास मेमोरी मैनेज करने के लिए 3 पॉइंटर्स का यूज करके एक कस्टम डायनेमिक एरे डिफाइन करती है। यह एरे के स्टार्ट, इनिशियलाइज्ड एलिमेंट्स के एंड और एलोकेटेड मेमोरी कैपेसिटी की लिमिट को ट्रैक करती है। एक 64 बिट प्लेटफॉर्म पर यह कंट्रोल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली 24 बाइट्स लेता है। पेलोड डेटा खुद एक अनब्रोकन मेमोरी रीजन में बैठता है, जहां एलिमेंट आई फिजिकल बाइट एड्रेस पर स्टोर होता है कोलन। आई का एड्रेस बेस एड्रेस प्लस ओपन पेरेंथेसिस आई टाइम्स साइज ऑफ टी क्लोज पेरेंथेसिस के इक्वल होता है। यह डायग्राम 32 बिट साइंड इंटीजर्स वाले एक स्टैंडर्ड वेक्टर के कंटिग्यूअस मेमोरी लेआउट को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे 5 सीक्वेंशियल एलिमेंट्स मेमोरी में एक दूसरे के बगल में स्टोर होते हैं, जिसमें हर एलिमेंट 4 बाइट्स का स्पेस लेता है और हर आइटम के लिए मेमोरी एड्रेसेस सीक्वेंशियली 4 बाइट्स से बढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर की सिंपलिसिटी पर ध्यान दें। (0 मेटाडेटा ओवरहेड पर ए एलिमेंट टाइप टी के n एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड स्पेस एग्जैक्टली n टाइम्स साइज ऑफ t बाइट्स है, अनयूज्ड कैपेसिटी रिजर्वेशन को छोड़कर। डिटर्मिनिस्टिक अलाइनमेंट जैसा कि हमने चैप्टर 2.7 मेमोरी अलाइनमेंट बाउंड्रीज में स्टडी किया था, कॉन्टिगुअस एरेज नेटिव हार्डवेयर बाउंड्री कंस्ट्रेंट्स के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं। अगर टाइप टी को 8 बाइट अलाइनमेंट की जरूरत होती है, जहां अलाइन ऑफ टी इक्वल सेट है, तो हर एलिमेंट नेचुरली एक 8 बाइट ऑफसेट पर अलाइन हो जाता है, जिससे वेक्टर रीड्स के दौरान सीपीयू पाइपलाइन अलाइनमेंट पेनल्टीज एलिमिनेट हो जाती हैं। स्टैंडर्ड लिस्ट का लेआउट, अब चलिए स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ टी को एग्जामिन करते हैं। स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशंस एक डबली लिंक्ड लिस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहां हर सिंगल इंसर्टेड एलिमेंट एक इंटरनल नोड स्ट्रक्ट के अंदर रैप्ड होता है कोलन। ये C++ स्ट्रक्चर एक डबली लिंक्ड लिस्ट में एक टिपिकल नोड को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें यह डिटेल दी गई है कि कैसे हर नोड सीक्वेंस में नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों एलिमेंट्स के लिए रेफरेंस मेंटेन करता है और साथ ही एक्चुअल डेटा पेलोड को भी होल्ड करता है। चलिए एक 64 बिट सिस्टम पर स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ int32t के अंदर एक सिंगल 4 बाइट इंटीजर int32t को स्टोर करने के रियल मेमोरी फुटप्रिंट को कैलकुलेट करते हैं कोलन। फॉरवर्ड पॉइंटर m next 8 बाइट्स, बैकवर्ड पॉइंटर m prev 8 बाइट्स, पेलोड m data 4 बाइट्स,
अलाइनमेंट पैडिंग कोलन 4 बाइट्स स्ट्रक्ट साइज को प्लेटफॉर्म एबीआई द्वारा मैंडेटेड नियरेस्ट 8 बाइट या 16 बाइट बाउंड्री तक राउंड करने के लिए 4 बाइट्स के एक्चुअल पेलोड को स्टोर करने के लिए हर एलिमेंट को 24 बाइट्स में मेमोरी की जरूरत होती है। यह एक स्टैगरिंग 500% स्ट्रक्चरल मेटाडेटा ओवरहेड है। यह डायग्राम हीप पर एक डबली लिंक्ड लिस्ट नोड के बाइट एलोकेशन और मेमोरी स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे प्रीवियस और नेक्स्ट मेमोरी पॉइंटर्स, एक्चुअल इंटीजर डेटा पेलोड और एक्स्ट्रा पैडिंग बाइट्स प्रॉपर सिस्टम अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए सीक्वेंशियली अरेंज किए जाते हैं। यह और भी खराब हो जाता है क्योंकि एसटीडी लिस्ट हर एक सिंगल नोड इंसर्शन के लिए एक सेपरेट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन न्यू या एलोकेटर एलोकेट को इन्वोक करती है। इसलिए ये 24 बाइट के नोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हीप में नॉन कंटीगुअस एड्रेसेस पर बिखर जाते हैं। यह डायग्राम एक हीप मेमोरी एड्रेस स्पेस के लेआउट को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे लिंक्ड लिस्ट नोड्स और दूसरे एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस पर नॉन कॉन्टिगुअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यह स्ट्रक्चरल कंट्रास्ट टाइटली पैक्ड कंटिगुअस एलिमेंट्स वर्सेस बिखरे हुए मेटाडेटा हैवी नोड्स मॉडर्न सीपीयू हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट होने पर एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। सेक्शन ब्रेक, द हार्डवेयर इंजन, कैश लाइंस, प्रीफेचर्स और बस सैचुरेशन। ये देखने के लिए कि एसटीडी वेक्टर एसटीडी लिस्ट से बेहतर परफॉर्म क्यों करता है, हमें यह देखना होगा कि मॉडर्न सीपीयू सिस्टम रैम के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। कैश लाइन डेंसिटी और सैचुरेशन। चैप्टर 5.3 कैश लाइन मैकेनिक्स में हमने सीखा था कि सीपीयू एग्जीक्यूशन कोर डीरैम से कभी भी सिंगल वेरिएबल्स रीड नहीं करता है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एड्रेस एक्स पर डेटा रिक्वेस्ट करता है तो मेमोरी सिस्टम एक कंटीगुअस 64 बाइट ब्लॉक, जिसे कैश लाइन के रूप में जाना जाता है, उसे L1 डेटा कैश में फेच करता है। चलिए इवैल्यूएट करते हैं कि क्या होता है जब दोनों कंटेनर्स के लिए एक कैश लाइन फेच की जाती है। int 32t का एसटीडी वेक्टर एक कंटीगुअस वेक्टर के स्टार्ट से लोड की गई 64 बाइट की कैश लाइन में होता है। 64 बाइट्स डिवाइडेड बाई 4 बाइट्स पर एलिमेंट 16 कंप्लीट एलिमेंट्स के इक्वल होता है। कैश लाइन पेलोड डेंसिटी 100% है। मेमोरी बस के जरिए लाया गया हर एक सिंगल बिट यूजेबल यूजर डेटा होता है। कैश एफिशिएंसी यह है कि सीपीयू डीरैम से 1 एलिमेंट रीड करता है और उसे L1 कैश में फ्री में 15 सब्सीक्वेंट एलिमेंट्स लोडेड मिल जाते हैं। int 32t की एसटीडी लिस्ट। अब int 32t की एसटीडी लिस्ट में एक नोड के लिए 64 बाइट की कैश लाइन लोड करने पर विचार करें। नोड 24 बाइट्स लेता है, 16 बाइट्स पॉइंटर्स प्लस 4 बाइट्स डेटा प्लस 4 बाइट्स पैडिंग। भले ही दो लिस्ट नोड्स हीप पर एक दूसरे के बिल्कुल बगल में एलोकेट हो जाएं, फिर भी एक 64 बाइट की कैश लाइन में मैक्सिमम 2 नोड्स आ सकते हैं। फेच किए गए उन 64 बाइट्स में से केवल 8 बाइट्स ही एक्चुअल इंटीजर पेलोड होते हैं। कैश लाइन पेलोड डेंसिटी 8/64 इक्वल टू 12.5% है। 87.5% मेमोरी ट्रांसफर कैपेसिटी सिस्टम आर्किटेक्चर में पॉइंटर ट्रैकिंग मेटाडेटा और अलाइनमेंट पैडिंग को मूव करने में पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। यह डायग्राम एक 64 बाइट सीपीयू कैशे लाइन के अंदर एक कंटीगुअस एरे वर्सेस एक लिंक्ड लिस्ट के मेमोरी लेआउट और एफिशिएंसी को कंपेयर करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि कैसे कंटीगुअस एरे डेटा एलिमेंट्स को बैक टू बैक स्टोर करके 100% यूटिलाइजेशन अचीव करता है, जबकि लिंक्ड लिस्ट पॉइंटर मेटाडेटा और अलाइनमेंट पैडिंग से सिग्निफिकेंट ओवरहेड इंट्रोड्यूस करती है, जिससे कैशे स्पेस वेस्ट होता है। स्पेशियल लोकेलिटी वर्सेस पॉइंटर चेसिंग। मॉडर्न प्रोसेसर्स स्पेशियल लोकेलिटी का फायदा उठाकर हाई थ्रूपुट अचीव करते हैं। ये एक फिजिकल प्रिंसिपल है कि अगर मेमोरी लोकेशन X को एक्सेस किया जाता है तो लोकेशन X प्लस डेल्टा को भी जल्द ही एक्सेस किए जाने की संभावना होती है। जब आप एक स्टैंडर्ड वेक्टर के थ्रू इटरेट करते हैं तो एलिमेंट i+1 बिल्कुल एलिमेंट i के बगल में होता है। एलिमेंट 0 को एक्सेस करने से एलिमेंट 0 से लेकर 15 सीधे L1 कैश में आ जाते हैं। सीपीयू एग्जीक्यूशन पाइपलाइन एलिमेंट 1 से लेकर 15 को सब नैनोसेकंड L1 स्पीड्स पर रीड करती है, जो कि लगभग 4 क्लॉक साइकिल्स हैं, बिना एक्सटर्नल सिस्टम मेमोरी कंट्रोलर को कभी भी एक्सेस किए। जब आप एक स्टैंडर्ड लिस्ट के थ्रू इटरेट करते हैं तो अगले एलिमेंट पर जाने के लिए नोड को रीड करना पड़ता है, जो एम नेक्स्ट की तरफ ले जाता है। क्योंकि नोड एलोकेशंस हीप में बिखरे होते हैं, इसलिए एम नेक्स्ट एक अनप्रेडिक्टेबल एड्रेस को पॉइंट करता है। प्रोसेसर के पास इसकी कोई स्पेशल गारंटी नहीं होती कि ये अगला नोड L1, L2 या फिर L3 कैश में मौजूद है। अगर एम नेक्स्ट एक अनकैश्ड हीप पेज को पॉइंट करता है तो सीपीयू को L3 कैश मिस का सामना करना पड़ता है।
एग्जीक्यूशन इंजन 200 प्लस क्लॉक साइकिल्स के लिए स्टॉल हो जाता है जब वह मेमोरी कंट्रोलर द्वारा सिस्टम डीरैम से टारगेट एड्रेस को फेच करने का वेट कर रहा होता है। यह कंसेप्चुअल डायग्राम एक वेक्टर वर्सेस एक लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करने की मेमोरी परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक कॉन्टिगुअस वेक्टर के थ्रू इटरेट करने से सीक्वेंशियल कैश हिट्स मिलते हैं, जिससे हर फेच में मल्टीपल एलिमेंट्स को प्रोसेस करके डेटा एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में एक लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस के पॉइंटर्स को चेस करना पड़ता है, जिससे फ्रीक्वेंट कैश मिसेस होते हैं और मेन मेमोरी से डेटा लोड होने का वेट करने में सिग्निफिकेंट डिलेज होते हैं। ऑटोमेटिक हार्डवेयर प्रीफेचर्स। मेमोरी एक्सेस लेटेंसी को छिपाने के लिए मॉडर्न सीपीयू माइक्रो आर्किटेक्चर्स में डेडिकेटेड हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें डेटा प्रीफेच इंजन के रूप में जाना जाता है। L1 या L2 प्रीफेचर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन से आने वाली मेमोरी रिक्वेस्ट्स को मॉनिटर करता है। जब यह एक एक्टिव लीनियर एक्सेस पैटर्न डिटेक्ट करता है, जैसे कि एड्रेस के K+64, K+128 इत्यादि को रीड करना, तो प्रीफेचर एप्लीकेशन प्रोग्राम द्वारा उस डेटा को स्पष्ट रूप से मांगने से पहले ही सिस्टम रैम को बैकग्राउंड रीड कमांड्स इश्यू कर देता है। यह डायग्राम एक स्टैंडर्ड वेक्टर के लिए हार्डवेयर प्रीफेच स्ट्रीमिंग पाइपलाइन को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे प्रीफेच इंजन ऑटोमेटिकली सबसीक्वेंट कैशे लाइंस को लेवल 1 कैशे में रिट्रीव करता है, जबकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करंट कैशे लाइन को प्रोसेस करती है, जिससे एक्टिव कंप्यूटेशन के पीछे मेमोरी लेटेंसी इफेक्टिवली हाइड हो जाती है। चूंकि स्टैंडर्ड वेक्टर एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली स्टोर करता है, इसलिए प्रीफेचर जल्दी से मेमोरी स्ट्राइड को लॉक कर लेता है। यह आने वाली कैश लाइंस को डीरैम से L1 कैश में समय से पहले ही स्ट्रीम कर देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हार्डवेयर पाइपलाइन मेमोरी का वेट करते हुए लगभग कभी भी स्टॉल न हो। एसटीडी लिस्ट के साथ नेक्स्ट नोड एड्रेस करंट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर छिपा होता है। सीपीयू तब तक नहीं जान सकता कि नेक्स्ट नोड कहां पर है जब तक कि वह करंट नोड के पेलोड को रीड और डिकोड नहीं कर लेता। हार्डवेयर प्रीफेचर पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है, वह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे कहां रीड करना है, जिससे हार्डवेयर मेमोरी प्रीफेचिंग पूरी तरह से डिसेबल हो जाती है। मेमोरी बस बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स को फिर से देखना। चैप्टर 1.6 मेमोरी बस बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स में हमने ये एस्टेब्लिश किया था कि सीपीयू सॉकेट और डीरैम चैनल्स के बीच टोटल डेटा थ्रूपुट फिजिकल लॉज से बाउंडेड होता है। अगर आपके एप्लीकेशन को 1 मिलियन इंटीजर्स को स्कैन करने की जरूरत है, तो स्टैंडर्ड वेक्टर मेमोरी बस में अप्रोक्सीमेटली 4 मेगाबाइट्स डेटा ट्रांसफर करता है। वहीं स्टैंडर्ड लिस्ट पॉइंटर मेटाडेटा और लो कैश लाइन यूटिलाइजेशन के कारण प्लस एडिशनल एलोकेटर कंट्रोल ब्लॉक ओवरहेड्स की वजह से मेमोरी बस में अप्रोक्सीमेटली 24 मेगाबाइट्स डेटा ट्रांसफर करती है। स्टैंडर्ड लिस्ट सिर्फ उसी सेम पेलोड को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी कंट्रोलर को फिजिकल मदरबोर्ड ट्रेसेज पर 6 टाइम्स ज्यादा रॉ डेटा ट्रांसफर करने के लिए फोर्स करती है। सेक्शन ब्रेक। द 1 मिलियन एलिमेंट शोडाउन, लीनियर प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन। आइए इन आर्किटेक्चरल मैकेनिक्स को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ टेस्ट करते हैं। एक डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन जो 1 मिलियन एलिमेंट्स को हैंडल कर रही है। हम 2 स्टैंडर्ड टास्क को कंपेयर करेंगे। पहला, लीनियर ट्रैवर्सल और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कलेक्शन में हर एलिमेंट को एक्यूमुलेट और अपडेट करना। दूसरा, मिड पाइपलाइन एलिमेंट इरेजर, यानी कलेक्शन के थ्रू इटरेट करना और उन एलिमेंट्स को इरेज करना जो एक स्पेसिफिक कंडीशन से मैच करते हैं। बेंचमार्क सेटअप। मान लीजिए एक सिमुलेशन पेलोड है जिसमें पार्टिकल डेटा है। यह ब्लॉक एक कस्टम स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जो एक फिजिकल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, जो इसकी 3 डायमेंशनल पोजीशन, वेलोसिटी वेक्टर्स और एक यूनिक आइडेंटिफायर को स्टोर करता है, और इसे मेमोरी अलाइनमेंट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। हम 2 कलेक्शंस इंस्टेंशिएट करते हैं जिनमें से प्रत्येक में 1 मिलियन पार्टिकल्स हैं। यह ब्लॉक पार्टिकल डेटा के कलेक्शंस को मैनेज करने के लिए 2 स्टैंडर्ड कंटेनर टाइप्स को इनिशियलाइज करता है, स्पेसिफिकली एक कॉन्टिगुअस डायनेमिक एरे और एक नोड बेस्ड लिंक्ड लिस्ट। सेक्शन ब्रेक। टास्क 1, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम टाइम स्टेप dt से स्केल्ड वेलोसिटी को ऐड करके पार्टिकल पोजीशंस को अपडेट करना चाहते हैं। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे 2 डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंटेनर्स, स्पेसिफिकली एक वेक्टर और एक लिंक्ड लिस्ट में स्टोर्ड पार्टिकल्स की 3 डायमेंशनल पोजीशंस को अपडेट किया जाता है। बोथ इंप्लीमेंटेशंस में कोड पार्टिकल्स के कलेक्शन के थ्रू लूप करता है और न्यू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट और अपडेट करने के लिए हर पार्टिकल के वेलोसिटी कंपोनेंट्स को एक टाइम डेल्टा से मल्टीप्लाई करता है। सीपीयू लेवल पर क्या होता है
अपडेट वेक्टर एलिमेंट्स मेमोरी में साइड बाय साइड बैठते हैं। टू पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल 64 बाइट कैश लाइन में फिट हो जाते हैं। हार्डवेयर प्रीफेचर कॉन्टिगुअस एक्सेस पैटर्न को डिटेक्ट करता है और कैश लाइंस को सीधे L1 कैश में प्री लोड कर देता है। एग्जीक्यूशन कोर SIMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा वेक्टर रजिस्टर्स का यूज करके एक साथ मल्टीपल फ्लोट्स में एडिशंस कंप्यूट करता है। रिजल्ट यह है कि लूप नियर फिजिकल मेमोरी बैंडविड्थ लिमिट्स पर रन करता है और 1 मिलीसेकंड से भी कम में कंप्लीट हो जाता है। अपडेट लिस्ट हर नोड एक्सेस के लिए नोड को रीड करना पड़ता है जो नेक्स्ट की तरफ लीड करता है। नोड्स हीप एलोकेशंस में बिखरे होते हैं। प्रीफेचर समय से पहले नोड एड्रेसेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। CPU फ्रीक्वेंट L3 कैश मिसेस पर स्टॉल हो जाता है। एग्जीक्यूशन पाइपलाइन अपने क्लॉक साइकिल्स का 90% तक आइडल रहकर बिताती है और DRAM द्वारा नोड एड्रेसेस फेच करने का वेट करती है। रिजल्ट यह है कि लूप 15 से 30 प्लस मिलीसेकंड्स लेता है, जो स्टैंडर्ड वेक्टर से 20 टाइम्स से 30 टाइम्स ज्यादा स्लो चलता है। सेक्शन ब्रेक टास्क 2 मिड पाइपलाइन फिल्टरिंग और इरेजर द इंसर्शन मिथ। अब चलिए कॉमन CS टेक्स्ट बुक क्लेम को एग्जामिन करते हैं। अगर आपको किसी कलेक्शन के मिडिल में एलिमेंट्स इंसर्ट या डिलीट करने की जरूरत है तो स्टैंडर्ड लिस्ट बहुत फास्टर है, क्योंकि ये O ऑफ M मेमोरी शिफ्टिंग को अवॉइड करती है। चलिए इस क्लेम को टेस्ट करते हैं 1 मिलियन एलिमेंट्स के थ्रू इटरेट करके और किसी भी ऐसे पार्टिकल को डिलीट करके जिसकी ID एक इवन नंबर है, यानी अप्रोक्सीमेटली 500,000 एलिमेंट्स को इरेज करते हुए। ये C+ कोड स्निपेट एक कंडीशन के बेसिस पर स्टैंडर्ड कंटेनर्स से एलिमेंट्स को रिमूव करने की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है। फर्स्ट अप्रोच एक डबली लिंक्ड लिस्ट को इसमें इटरेट करके और इवन आइडेंटिफायर्स वाले नोड्स को डिलीट करने के लिए पॉइंटर रिलिंकिंग का यूज करके फिल्टर करती है। सेकंड अप्रोच एक सिंगल पास में इवन आइडेंटिफायर्स वाले एलिमेंट्स को एफिशिएंटली शिफ्ट और डिलीट करने के लिए इरेज रिमूव इडियम का यूज करके एक कंटीगुअस वेक्टर को फिल्टर करती है। थियोरिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस फिजिकल एग्जीक्यूशन। थियोरिटिकल एक्सपेक्टेशन स्टैंडर्ड लिस्ट इरेज हर मैच पर ऑन वन टाइम में पॉइंटर्स अपडेट करता है। स्टैंडर्ड वेक्टर शिफ्टिंग एलिमेंट्स को नाइवली करने पर O ऑफ n² टाइम लेना चाहिए, या इरेज रिमूव इडियम का यूज करके O ऑफ n टाइम लेना चाहिए। थ्योरी सजेस्ट करती है कि स्टैंडर्ड लिस्ट को आसानी से जीत जाना चाहिए। हार्डवेयर रियलिटी ये है कि स्टैंडर्ड इरेज इफ का यूज करके फिल्टर वेक्टर रियल वर्ल्ड टाइमिंग बेंचमार्क्स में फिल्टर लिस्ट को रेगुलरली डिमोलिश कर देता है। मॉडर्न हार्डवेयर पर थियोरिटिकल O ऑफ 1 पॉइंटर अपडेटिंग O ऑफ n मेमोरी शिफ्टिंग से इतनी बुरी तरह क्यों हार जाता है? STD लिस्ट इरेज की माइक्रो एनाटॉमी। जब लिस्ट इरेज कॉल होता है तो यह हिट एरो एव और इट एरो m नेक्स्ट को रीड करता है। पोटेंशियल L3 कैश मिस नंबर 1 ये m प्रिव एरो m नेक्स्ट इक्वल टू इट एरो m नेक्स्ट राइट करता है। इसके लिए m प्रिव नोड को कैश में फेच करने की जरूरत होती है, जिससे पोटेंशियल कैश मिस नंबर 2 हो सकता है। ये m नेक्स्ट एरो m प्रिव इक्वल इटू एरो m प्रिव राइट करता है। इसके लिए m नेक्स्ट नोड को कैश में फेच करने की जरूरत होती है, जिससे पोटेंशियल कैश मिस नंबर 3 हो सकता है। ये नोड को हीप में वापस करने के लिए हीप मेमोरी मैनेजर फ्री या एलोकेटर डीएलोकेट को कॉल करता है। हीप मैनेजर को मेमोरी एलोकेटर लॉक्स एक्वायर करने होते हैं, फ्री लिस्ट मेटाडेटा स्ट्रक्चर्स को अपडेट करना होता है और हेडर फ्लैग्स को राइट करना होता है। इस सीक्वेंस को 500,000 टाइम्स एग्जीक्यूट करने से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैश मिसेस ट्रिगर होते हैं और 500,000 डायनेमिक मेमोरी डीएलोकेशंस होते हैं। ये डायग्राम मेमोरी में एक डबली लिंक्ड लिस्ट से एक एलिमेंट को रिमूव करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। एक नोड को डिलीट करने के लिए डिलीटेड एलिमेंट को बाईपास करने के लिए प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग नोड्स के पॉइंटर्स को रीलिंक्ड करना पड़ता है। क्योंकि नोड्स हीप मेमोरी में डिफरेंट लोकेशंस पर स्कैटर्ड होते हैं, यह पॉइंटर अपडेट एडजेसेंट नोड्स को रिट्रीव करते समय कैशे मिसेस का कारण बनता है और साथ ही डिलीटेड नोड की मेमोरी को डीएलोकेट करने से परफॉर्मेंस ओवरहेड भी होता है। STD वेक्टर पर STD इरेज इफ की माइक्रो एनाटॉमी। एल्गोरिदम STD इरेज इफ या STD रिमूव इफ एक 2 पॉइंटर शिफ्ट स्ट्रेटजी का यूज करता है। ये C++ कोड एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर एक कलेक्शन से एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम का कस्टम इंप्लीमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये सबसे पहले उस फर्स्ट एलिमेंट को लोकेट करके काम करता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और फिर बाकी बचे आइटम्स पर इटरेट करके सभी नॉन मैचिंग एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करता है, जिससे वो एलिमेंट्स इफेक्टिवली ओवरराइट हो जाते हैं जिन्हें रिमूव किया जाना चाहिए।
यह अपडेटेड कलेक्शन के नए एंड को मार्क करने वाली पोजीशन को रिटर्न करके कंक्लूड होता है। यह डायग्राम डायनामिक एरे में एलिमेंट्स को शिफ्ट करने के मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस को दिखाता है ताकि डिस्कार्डेड वैल्यूज को ओवरराइट किया जा सके और बचा हुआ डेटा मेमोरी में कंटिगुअस रहे। प्योर सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस, रीड पॉइंटर आई और राइट पॉइंटर फर्स्ट मेमोरी के थ्रू स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड मूव करते हैं। हार्डवेयर प्रीफेचिंग एक्टिव, सीपीयू पूरे वेक्टर को फुल मेमोरी बस बैंडविड्थ पर L1 कैश में स्ट्रीम करता है। हाई स्पीड ब्लॉक शिफ्टिंग, कॉन्टिगुअस मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को सीक्वेंशियली कॉपी या मूव करना फास्ट पाइपलाइन इंस्ट्रक्शंस या वेक्टराइज्ड SIMD बाइट ट्रांसफर्स का फायदा उठाता है। सिंगल डीएलोकेशन, वेक्टर एलिमेंट बाई एलिमेंट मेमोरी फ्री नहीं करता है। यह लूप के बिल्कुल एंड में बस अपने इंटरनल एम लास्ट पॉइंटर को अपडेट करता है। भले ही STD वेक्टर ऑफ एन एलिमेंट राइट्स परफॉर्म करता है, वे राइट्स पूरी तरह से हाई स्पीड सीपीयू कैशेज के अंदर होते हैं। इसके अपोजिट STD लिस्ट के थ्योरेटिकल ऑफ वन पॉइंटर फिक्सेस DRAM स्टॉल्स और मेमोरी एलोकेटर अपडेट्स का एक एंडलेस कास्केड ट्रिगर करते हैं। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल समरी, वेक्टर वर्सेस लिस्ट, परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस में कंटेनर सिलेक्शन को गाइड करने में हेल्प करने के लिए आइए STD वेक्टर और STD लिस्ट के बीच के मैकेनिकल ट्रेड ऑफ्स को समराइज करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ टी और स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ टी के परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करते हैं तो हमें काफ़ी बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मेमोरी एलोकेशन के लिए स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ टी एक सिंगल कंटिगुअस बफर का यूज करता है जिसमें रिसाइज करने पर बहुत कम एलोकेशंस होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ टी को हर नोड के लिए एक इंडिविजुअल डायनेमिक हीप एलोकेशन की जरूरत होती है। मेटाडेटा ओवरहेड के मामले में स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ टी में कंटेनर के लिए टोटल 24 बाइट्स और पर एलिमेंट 0 बाइट्स होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ टी में पर एलिमेंट 16 से 24 बाइट्स का पॉइंटर या पैडिंग ओवरहेड होता है। कैश लाइन यूटिलाइजेशन स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ टी के लिए 100% होता है क्योंकि टैगिंग 64 बाइट लाइंस को मैक्सिमाइज करती है, लेकिन स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ टी के लिए यह गिरकर 10 से 25% हो जाता है क्योंकि पॉइंटर्स और हेडर्स कैश लाइन स्पेस को वेस्ट करते हैं। हार्डवेयर प्रीफेचिंग स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ टी के लिए ऑप्टिमल होती है, जहां लीनियर मेमोरी स्ट्राइड्स परफेक्ट प्रीफेचिंग अलाउ करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ टी के लिए यह डिसेबल्ड हो जाती है क्योंकि स्कैटर्ड पॉइंटर्स प्रीफेच प्रेडिक्शन को रोकते हैं। इसके रिजल्ट के रूप में स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ टी के लिए इटरेशन थ्रूपुट CPU क्लॉक स्पीड और हार्डवेयर प्रीफेचिंग से चलता है, जबकि स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ टी DRAM एक्सेस लेटेंसी और कैश मिसेस की वजह से बॉटलनेक हो जाता है। हालांकि स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ टी एब्सोल्यूट इटरेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि नोड्स को इंसर्ट या इरेज करने से दूसरे इटरेटर्स कभी इनवैलिडेट नहीं होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ टी की स्टेबिलिटी काफ़ी पुअर होती है क्योंकि इंसर्शंस और रीसाइजेस पॉइंटर्स और रेफरेंसेस को इनवैलिडेट कर देते हैं। आखिर में स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ टी के लिए एलिमेंट मूव कॉस्ट स्मॉल और ट्रिवियली कॉपिएबल टाइप्स के लिए चीप होती है और टी के साइज के साथ स्केल होती है, जबकि स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ टी में 0 पेलोड मूव कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें सिर्फ पॉइंटर्स ही लिंक होते हैं। सेक्शन ब्रेक, कंटेनर सिलेक्शन गाइडलाइंस स्टैंडर्ड वेक्टर कब यूज करें। डिफॉल्ट चॉइस, लगभग सभी जनरल पर्पस सिनेरियोज में स्टैंडर्ड वेक्टर आपका डिफॉल्ट सीक्वेंशियल कंटेनर होना चाहिए। हैवी डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस जब ऑब्जेक्ट्स के बड़े कलेक्शंस पर इटरेट करना, फिल्टर करना या ट्रांसफॉर्म करना हो। कैश सेंसिटिव आर्किटेक्चर, हाई परफॉर्मेंस गेम इंजन, ग्राफिक्स पाइपलाइंस, फिजिकल सिमुलेटर और रियल टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। स्टैंडर्ड लिस्ट या स्टैंडर्ड फॉरवर्ड लिस्ट की जरूरत कब हो सकती है। स्ट्रिक्ट इटरेटर या रेफरेंस स्टेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स, आप अपने सिस्टम में कहीं और ऐसे ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं जो कंटेनर एलिमेंट्स के लिए डायरेक्ट लॉन्ग लिव्ड रेफरेंसेस या इटरेटर्स रखते हैं, और वे रेफरेंसेस तब भी वैलिड रहने चाहिए जब उनके आसपास के एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव किया जाए। पेलोड मूव करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर टी एक मैसिव स्ट्रक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हजारों बाइट्स पर ऑब्जेक्ट जो न तो मूवेबल है और न ही कॉपी करने में सस्ता है, तो इंसर्शन के दौरान एक वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स को मूव करना कॉस्टली हो सकता है। हालांकि स्टैंडर्ड यूनिक पॉइंटर ऑफ टी का स्टैंडर्ड वेक्टर या साइजर टी इंडिसेस का स्टैंडर्ड वेक्टर स्टोर करना आमतौर पर यहां भी स्टैंडर्ड लिस्ट को हरा देता है। लिस्ट्स के बीच फ्रीक्वेंट स्प्लिसिंग, स्टैंडर्ड लिस्ट बिना डेटा कॉपी किए इंटरनल पॉइंटर्स को स्वैप करके गारंटीड ऑफ वन टाइम में एक लिस्ट इंस्टेंस से दूसरे में पूरी सब चेन्स को स्प्लिस कर सकती है।
सेक्शन ब्रेक 5 ब्रिजिंग द गैप हाई परफॉर्मेंस एल्गोरिथम्स के लिए प्रिपेयर करना। इस पूरे सेक्शन में हमने देखा है कि रॉ एग्जीक्यूशन स्पीड इस बात से तय होती है कि डेटा लेआउट्स सीपीयू हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कंटिगुअस बाइट लेआउट्स कैश यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करते हैं, प्रीफेच इंजनों को सैचुरेटेड रखते हैं और पाइपलाइन स्टॉल्स से बचाते हैं। इन कैश लोकेलिटी मैकेनिक्स को समझने से हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड वेक्टर में डेटा को सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज करना केवल आधी लड़ाई है। मॉडर्न हार्डवेयर से पीक परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमारे प्रोसेसिंग लॉजिक को कैश फ्रेंडली इटरेशन पैटर्न्स का यूज करके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट भी करना होगा। ये हमें सीधे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के एल्गोरिदम इंजन पर ले जाता है। सेक्शन 10.5 हाई परफॉर्मेंस एसटीएल एल्गोरिदम्स, एसटीडी ट्रांसफॉर्म, एसटीडी रिड्यूस, एसटीडी सॉर्ट में हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे मॉडर्न एसटीएल एल्गोरिदम्स कंटिग्यूअस मेमोरी लेआउट्स, वेक्टर एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस और पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉलिसीज का इस्तेमाल करके मल्टी कोर प्रोसेसर्स पर थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करते हैं।